नमस्कार साथियों, स्वागत है करंट अफेयर खास सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं उसी दिन के प्रमुख करंट अफेयर क्या बने हैं, जिससे क्या हो अपने पूरे दिन के आप जान सकें कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उनकी आप तैयारी कैसे करें। और साथ ही साथ अपने अपडेट करते रहें अपने आप को, जिससे कि आने वाले एग्जाम में अपनी तैयारी को आप अच्छे से कर पाएँ और कहीं न कहीं उसको बार-बार चेक करते भी रहें। आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बने हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर के पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न ये है कि संविधान में कौन से अनुच्छेद न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देते हैं? तो आपको बता दें न्यायिक समीक्षा सबसे पहले बताएँ क्या होता है? तो न्यायिक समीक्षा मतलब क्या होता है अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा या किसी भी विधानसभा, विधान परिषद द्वारा क्या किया जाता है, कोई भी अधिनियम या अध्यादेश पारित कर लिया जाता है और उसे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका को ऐसा क्योंकि सब स्वतंत्र हैं, उन्होंने अधिनियम बना दिया। लेकिन न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसने क्या किया है, मौलिक अधिकारों का कहीं न कहीं हनन कर रहा है या फिर मौलिक अधिकारों के हनन के अलावा क्या हो रहा है, किसी खास व्यक्ति द्वारा क्या किया है, लोक शिकायत आई है कि कहीं न कहीं उनका हनन हो रहा है, उनके जो जो रूल बनाए गए हैं, वो कहीं न कहीं जो संविधान का इस जो संविधान के जो उसके जो सिद्धांत हैं, उनके अनुरूप ये रूल नहीं बने हैं, तब क्या करता है, ऐसे नियमों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है और न्यायिक समीक्षा करने के बाद में वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उनको मान सकता है, ऑर्डर दे सकता है और उनको हटा सकता है। तो अगर आपको देखें इसमें कौन-कौन से आर्टिकल हम लेते हैं, सबसे पहले आर्टिकल आपका 13 आता है, 13 के अंतर्गत क्या होता है, जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है, भाग 3 का विषय, कि अगर इसमें कहीं पर अगर ऐसे आर्टिकल ऐसा कोई नियम बनता है, जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसे नियम को हटाने की बात कही गई है। वहीं पर संवैधानिक जो वहाँ पे संविधान की आत्मा जिस आर्टिकल को कहा गया है, जो बेसिकली अम्बेडकर जी ने कहा था आर्टिकल 32, इसके द्वारा भी इसको देखा जाता है। इसके अलावा हमारे देश के जो अन्य आर्टिकल हैं, वो है 136, 142 और 147। तो इतने आर्टिकल हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिल जाता है। न्यायिक समीक्षा समझ गए आप क्या होता है कि अब जो भी कोई नया निर्णय आया, उसकी समीक्षा करना। तो इस टाइम पे करंट अफेयर में क्यों बना है, आपको पता होना चाहिए। हमारे देश के इस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो हैं एनवी रमन्ना, ठीक है? तो एनवी रमन्ना जी ने ये कहा है कि लगातार ऐसी घटनाएँ आ रही हैं, जैसा-ऐसा देखा जा रहा है कि कार्यपालिका या विधायिका है। कार्यपालिका मतलब क्या होता है, जो इस टाइम कैबिनेट मंत्री और जो मंत्रालय सब है केंद्र सरकार का, और विधायिका मतलब टोटल सांसद जितने हैं पूरे देश के अंदर। तो उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि न केवल न्यायपालिका की अवहेलना हो रही है, बल्कि कहीं न कहीं उसको नीचा दिखाने की और कहीं न कहीं उसके लगातार उनके निर्णयों को आप सही से लागू नहीं कर रहे हैं, उनको आप जो निर्णय दे रहे हैं, कोर्ट उनको मान नहीं रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने कही हैं एनवी रमन्ना साहब ने, कि कहीं न कहीं इसको उनके हनन हो रहा है उनकी स्वतंत्रता का, और कहीं न कहीं कि जब भी कोई ऐसा आदेश आता है, जो सरकार के खिलाफ हो या जिस भी सरकार ने पास किया है, उनके अनुरूप ना होता है, तो एक नए तरीके का ट्रायल, मीडिया ट्रायल चलता है और उसपे कहीं न कहीं उनकी जो जो न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं। तो इसके देखते हुए उन्होंने बोला कि न्यायिक समीक्षा इस टाइम जो कार्य किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं खतरे में है या उसको सही से लागू नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा उनका मानना ये है कि ऐसे रूल बनाइए, जो कहीं न कहीं सरकार को, जो न्यायपालिका को अंदर हस्तक्षेप ही ना करना पड़े, तभी न्यायिक समीक्षा का क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि तकनीकी वस्त्र क्या होते हैं? हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कभी ना आए, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये जानना होगा कि तकनीकी वस्त्र क्या होते हैं। आपको बताना चाहिए जो नॉर्मल वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं, हम सौंदर्य के लिए यूज़ करते हैं। सौंदर्य मतलब या तो अपनी बॉडी को ढकने के लिए या फिर जो डिज़ाइनिंग कपड़े पहनते हैं, जैसे मनीष मल्होत्रा का आपको पता है नाम, सब्यसाची। जब ऐसे डिज़ाइनिंग लहंगे हैं, आपकी शेरवानियाँ इन्हें पहनते हैं, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली अपने सौंदर्य के लिए पहनते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं, और उन सेफ्टी में बेसिकली क्या होता है, दो इंडस्ट्री के अंदर हम कोई वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर करते हैं, या मेडिकल क्षेत्र में कोई वर्क कर रहे होते हैं। आप देखो वो खास तरीके के कुछ जो कपड़े पहनते हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल आपको वस्त्र बोला जाता है, तकनीकी वस्त्र कहा जाता है। तकनीकी वस्त्र के अंतर्गत आपने देखा होगा, जैसे मैंने बेसिकली अगर आपने माइक्रोवेव या ओवन में वर्क करते हैं, तो हम देखो ग्लव्स पहनते हैं, तो वो भी तकनीकी वस्त्र के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी किसी उद्योग में आप पहने जाते हैं कुछ वस्त्र खास तरीके के, या कोई केमिकल फैक्ट्री, उसमें खास तरीके के वस्त्र पहने जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि अगर कहीं न कहीं आपको जो आपने देखा होगा, जो डॉक्टर होते हैं उनके अलग लेवल के वस्त्र होते हैं, रेडिएशन में जो वर्क करते हैं वहाँ पे अलग वर्क, जो साइंटिस्ट जाते हैं उनके अलग टाइप के कपड़े बनते हैं, या फिर जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हम देखा होगा, जो वहाँ पे हमारे आर्मी फोर्स लगे हुए हैं, तो उनके वस्त्र क्या होते हैं, कुछ अलग टाइप बनाए जाते हैं। तो उनको बचाव कर वो तकनीकी वस्त्र होते हैं। तो आपको बता दें इस टाइम पे चर्चा में क्यों आया हुआ है, क्योंकि आपने पता है एक प्रोड्यूस लिंक इंसेंटिव चालू किया है केंद्र सरकार ने, कि अगर कोई भी उत्पादन करते हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, कहीं न कहीं आपको सहायता दी जाएगी। उसके लिए क्या है, उसके लिए जो वस्त्रों के लिए जो प्रोड्यूस लिंक इंसेंटिव है, इसके लिए करीब सरकार ने 10,000 प्लस करोड़ रुपए इसको दिए थे, इनको आवंटित किया था।
और अब क्योंकि उसमें बोला गया था कि आप इसमें लाइए, आपको सब्सिडी दी जाएगी, तो अब केंद्र सरकार का ये कहना है कि 1 जनवरी 2022 से आप आवेदन भेजिए और आपने अगर बस तकनीकी क्षेत्र में अगर वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, कहीं न कहीं आपको सब्सिडी दी जाएगी और आपको बता दें इससे फ़ायदा क्या होगा। ना केवल हमारे देश में वस्तुओं का निर्माण बढ़ सकेगा, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसका जब सब्सिडी मिलेगी, तो कहीं न हम सस्ते में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु उपलब्ध करा पाएँगे और कहीं न कहीं क्या होगा कि हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और साथ ही साथ क्या होगा, हम विदेशी में जाकर अपनी पूँजी भी वहाँ से ला सकते हैं, वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित करने में कहीं न कहीं हेल्प मिलेगी, इसलिए इम्पोर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि देश में किन राज्यों में शराबबंदी लागू है? तो हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किन राज्यों में शराबबंदी लागू है या ऐसे कुछ और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देश के अंदर किन-किन राज्यों में शराबबंदी लागू है। तो सबसे पहले अपना महात्मा गांधी का राज्य है गुजरात। गुजरात ड्राई स्टेट है। अगर आप कभी गुजरात में जाइए तो गुजरात अगर आप राजस्थान में जाएँगे तो राजस्थान का हिली स्टेशन है माउंट आबू, तो आपको अक्सर वीकेंड पे गुजरात के लोग वहाँ पे मिलेंगे क्योंकि वो क्या करते हैं, राजस्थान में ड्राई स्टेट है नहीं तो वहाँ पर आ जाते हैं अपना वीकेंड मनाने के लिए, ठीक है? तो पहला तो आपको हो गया इसमें गुजरात। गुजरात की अगर हम बात की जाए तो मिज़ोरम के अंदर शराबबंदी पूरी तरीके से लागू बन लगी हुई है। मिज़ोरम के अलावा अगर और राज्यों की हम बात करें तो वहाँ के पड़ोसी राज्य क्या है, नागालैंड है और इसके अलावा जो अभी हाल ही में जिसको लगाया काफ़ी चर्चा में बना हुआ है वो है बिहार। ठीक है, बिहार में क्या है शराबबंदी लागू है तो गुजरात, मिज़ोरम, नागालैंड और बिहार। इसके अलावा एक राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लागू है वो है आपका लक्षद्वीप, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या है शराबबंदी लागू है। तो कुल मिलाकर क्या है 5 राज्यों में जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है गुजरात, मिज़ोरम, नागालैंड, बिहार और लक्षद्वीप में क्या शराबबंदी लागू है। और बेसिकली शराबबंदी से क्या अभी जब भी शराबबंदी जिस राज्य में लागू होती है तो वहाँ पे क्या होता है अवैध तरीके से शराब लाई जाती है या जिसको कच्ची शराब बोलते हैं, पीने से कई बार लगातार मौतें होती हैं। तो इन मौतों को रोकने के लिए अभी चर्चा में क्यों आया है क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार, उन्होंने क्या बोला है कि अब वो क्या करेंगे शराबबंदी की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा कुछ स्पेशल कोर्ट बनाए जाएँगे। उन्होंने बिहार में लगभग 74 ऐसे स्पेशल ब्रांचेज़ की बात कही है, जहाँ पर क्या क्या किया जाएगा इस टाइप के वो देखे जाएँगे कि यहाँ पर कहीं पे शराबबंदी अगर होती है उनके कोई उल्लंघन ना हो, चाहे वो उसमें कोई भी आपका कार्यकर्ता मतलब बेसिकली अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है उसको भी इसके लपेटे में लाया जाएगा। अगर शराबबंदी और थोड़ा क्वेश्चन अगर डिटेल में आ सकते हैं तो आपको बता दें शराब का जो मामला है आपको पता होना चाहिए, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत क्या गया है, कुछ उसमें डाला गया है कि कौन से राज्य के मामले, कौन से देश के मामले सॉरी केंद्र के मामले हैं या कौन से समवर्ती सूची में। तो आपको बताना चाहिए 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, एक राज्य सूची है, एक केंद्र सूची है और तीसरी क्या है समवर्ती सूची है, ठीक है? तो इन 3 सूचियों के अंतर्गत क्या किया गया जो शराब है वो राज्य सूची का विषय है इसलिए राज्य इस पे क्या करता है कानून बनाता है। इसके अलावा अगर कहीं पर और देखा जाए तो देखें अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल डीपीएसपी अगर बात करें, स्टेट पॉलिसी की बात करें अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो आर्टिकल 47 जो है, वो कहीं न कहीं ये कहता है कि जितने भी मादक पदार्थ हैं, उनका अगर आप चाहें तो दवाओं में, ड्रग्स में यूज़ करिए और उनके अलावा क्या किया जाए, इनका सेवन ना किया जाए। देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न वहाँ के संसाधनों के साथ जो हमारा मानव संसाधन है, उसके साथ स्वास्थ्य खिलवाड़ ना हो, तो और कहीं न कहीं राज्य इस पे लगाम कसे। तो आर्टिकल 47 के तहत भी इस बात को कहा गया है। उसी को देखते हुए क्या करते हैं, राज्य इस चीज़ के रूल लाते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ऐसी जो गर्ग समिति है, ये किससे संबंधित है? किसको निरीक्षण करने के लिए, किसका अवलोकन करने के लिए, किसको सुझाव देने के लिए ऐसी गर्ग समिति को बनाया गया था? तो आपको बता दें जो ऐसी गर्ग समिति है, इसको जो बनाया गया है, वो बनाया गया है क्रिप्टो करेंसी के यूज़ करने या ना करने के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा ऐसी गर्ग समिति किससे संबंधित है? क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। तो आपको बता दें इन्होंने ये बोला था क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन कर दो, इसको ना चलाया जाए। लेकिन हाँ, इन्होंने ये बोला एक जो उनकी प्रमुख जो उनका सिफ़ारिश थी वो ये थी कि इसके लिए आरबीआई को गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अपना दिमाग मतलब कि ओपन माइंड रखना चाहिए। वो अगर फ्यूचर में खोलने की ज़रूरत पड़े तो आप क्रिप्टो करेंसी को आप खोलिए। लेकिन उस क्रिप्टो करेंसी जो बनेगी उसको क्या करिए सिर्फ़ रेगुलेट किया जाए, आरबीआई द्वारा ही जारी किया जाए। तो आपसे प्रश्न ये बनता है क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? तो पहले ये हो गया ये किससे समिति है? अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी क्या है बेसिकली एक डिजिटल मनी है। मतलब इसके अंदर क्या है इसमें कोई आपके हाथ में करेंसी नहीं आती है। बस डिजिटली रूप से ये क्या रहती है, इसकी माइनिंग की जाती है। जैसे आपने अगर केवल ऑनलाइन पेमेंट ही आपको केवल करें, कभी नोट आपके हाथ में ना आए तो उसको क्या बोलेंगे डिजिटल करेंसी है। इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी क्या है डिजिटल करेंसी है जिसके ऊपर किसी भी संप्रभु सरकार का, किसी भी बैंक का ऑथराइज़ेशन नहीं है। ये पूर्ण रूप से फ्री है और आपको बता दें अगर इसके उदाहरण की अगर बात की जाए, तो कौन-कौन से क्रिप्टो करेंसी हैं जिनको उदाहरण की बात की जाए, अगर आपको याद आते हैं तो सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी जो आई थी वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन एक एग्ज़ाम्पल है क्रिप्टो करेंसी का और इसके अलावा अगर इसका दूसरा जगह है वो है एथेरियम, ठीक है? तो 2 ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो क्रिप्टो करेंसी एग्ज़ाम्पल हैं। इसके अलावा अगर आपको बता दिया जाए इसमें क्रिप्टो करेंसी में
इसमें जब क्योंकि किसी की संप्रभुता नहीं रहती है, तो कई बार क्या होता है, इसमें जब नियंत्रण नहीं रहता है, तो जो बाहर से आने वाला रुपया ये भी पता नहीं चलता है किसका है, तो कहीं न कहीं इसमें क्या होता है, आपको स्मगलिंग करने का या वो तस्करी करने की हेल्प मिल जाती है, कहीं न कहीं आतंकवाद का वित्त-पोषण हो सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए, तो आपका पूरा अकाउंट में क्या होगा, रुपया ही चला जाएगा, तो उसको आप रिकवर नहीं कर पाएँगे, इसका घाटा है। दूसरा हुआ तीसरा क्या है, इसमें शेयर मार्केट क्या है, उसमें ऊपर-नीचे चीज़ें बहुत होती रहती हैं, उतार-चढ़ाव बहुत रहते हैं, तो कई बार क्या होता है, कई 100% का उतार-चढ़ाव हो जाता है कि अगर कई बार ऐसा देखा गया है कि 1 साल के अंतर्गत ही यूएस डॉलर में जब उनकी कीमत कहीं 20,000 जो यूएस डॉलर थी, उससे बढ़कर के इससे नीचे गिरकर कितनी हो गई थी, 3800 हो गई थी। इतना इसमें होता है, कहीं न कहीं इससे क्या होगा, जो देश की अर्थव्यवस्था है, उनको क्या होगा, दिक्कत आ सकती है सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो इस टाइम चर्चा में क्यों बना हुआ है? चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि आरबीआई चाह रही है कि क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। ऐसे इनके मंशा निकल के आ रही है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको ये जो अभी रूल लाए हैं, कहीं देर हो गए हैं, क्योंकि आप अगर चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप उसको मतलब कि पीछे नहीं रह सकते, उसका यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आरबीआई का कहना है, तो अब वो क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगी, इसलिए चर्चा में बने हुए हैं। अगला प्रश्न ये है कि आपातानी बुनाई का कार्य, तो कौन-सी बुनाई है? अफ़गानी बुनाई, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, अफ़गानी बुनाई का कार्य किस राज्य के द्वारा किया जाता है और चर्चा में क्यों मैं बताऊँगा। सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए। जो अफ़गानी बुनाई का कार्य है, वो हमारा सबसे पूर्वी जो राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है। तो अफ़गानी बुनाई का कार्य कहाँ पे किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। अगर उसमें भी आपको जानना हो, तो अरुणाचल प्रदेश का जो जिला है, लोअर सुबनसिरी, सबसे नीचे सुबनसिरी का जो जिला है, लोअर सुबनसिरी, वहाँ पर इसको किया जाता है। और इसको आपको बता दें कि जो इसको किसके द्वारा किया जाता है, तो अफ़गानी बुनाई का कार्य अफ़गानी जन जो आदिवासी समूह है, उसके द्वारा ही किया जाता है। कौन-सा आदिवासी समूह है? आफ़गानी, ठीक है? तो आफ़गानी आदिवासी समूह के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें ख़ास क्या है, अफ़गानी इसके द्वारा आपको बताएँ, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो कुछ ज्यामिति या फिर कोढ़ी और या फिर इसके अलावा क्या किया जाता है, ज़िग-ज़ैग पैटर्न, ठीक है? तो क्या होता है, जो भी इनमें जो बुनाई होती है, वो तो या फिर रेक्टेंगल या ज्यामिति होती है, या फिर क्या होती है, कुछ कोढ़ी होती है, या फिर क्या होती है, ज़िग-ज़ैग पैटर्न वाली इसमें बुनाई की जाती है। इसमें ये फेमस इसलिए, इसमें ज्यामिति, कोढ़ी और ज़िग-ज़ैग पैटर्न की बुनाई की जाती है। इसके अलावा आपको बता दें, इसको बुनने के बाद में जो चीज़ें बन के सामने आती हैं, उनको ये लोग या तो ज़िंग ज़ीरो के नाम से जानते हैं, ज़िंग ज़ीरो, या जो और बनता है उसको बोलते हैं ज़िलान, ठीक है? तो ज़िलान नाम का, जिसको जैकेट के नाम से भी जानते हैं, तो जैकेट नहीं होती है बेसिकली ये, जिलान नाम की बेसिकली क्या है, शॉल होती है, उसका निर्माण करते हैं। तो इसको इससे जो बनता है वो ज़ेरो बनता है, जिलान बनता है, जैकेट बनती है, जिसको शॉल क उसका बनाया जाता है, उसको इसको बनाने में कार्य किया जाता है। इसके अलावा आपको और भी बता दें, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें जो रंग डाले जाते हैं, वो रंग क्या होते हैं, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक रंग इसमें यूज़ किए जाते हैं। जो पेड़-पौधे हैं, उनके पत्तों से रंग निकाल कर का यूज़ किया जाता है। और इसके जो शॉल बनती है, मैंने आपको बताया शॉल है, शॉल को बोलते हैं सपुंतरी, ठीक है? सुपंतरी, सुपुंतरी, ठीक है? तो शॉल का नाम क्या होता है? कभी आ सकता है सुपुंतरी क्या है? सुपुंतरी क्या है? अरुणाचल प्रदेश में बनने वाली शॉल है, जो अफ़गानी बुनाई के द्वारा अफ़गानी जनजाति समुदाय द्वारा बनाई जाती है, ऑर्गेनिक रूप से बनती है। इस टाइम चर्चा में क्यों है? यहाँ पर एक कंपनी ने एक दावा किया है कि उसको अफ़गानी बुनाई को क्या किया जाए, जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेत का क्या किया जाए, टैग दिया जाए, जिससे क्या हो, ना केवल इसकी भौगोलिक पहचान हो सके, बल्कि कहीं न कहीं क्या हो सके, यहाँ पे विशिष्ट पहचान के कारण इसका सही से क्या हो सके, आपको आगे कार्य मिल सके और कहीं न कहीं इनके निवेश बढ़ सके और यहाँ पर क्या लोगों को अच्छे से रुपए मिल सकें, तो इसलिए जीआई टैग की बात की जा रही है। आपको बता दें, जीआई टैग किसी खास क्षेत्र में खास तरीके के उत्पाद, चाहे वो मानव निर्मित हैं या प्राकृतिक हैं, या इसके अलावा कोई खास वजह से जलवायु की वजह से वहाँ चीज़ें मिलती हैं, तो उनको जीआई टैग का दर्जा दिया जाता है। अगर देश में बात की जाए, देश में सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था, वो 2004 और 2005 में दिया गया था। अगर आपसे पूछना था पहला जीआई टैग किसको मिला था, तो पहला जीआई टैग जो दिया गया था, वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, ठीक है? सबसे जीआई देश में पहला जीआई टैग किसको मिला है? दार्जिलिंग चाय को मिला हुआ है, ठीक है? और स्पेशल और कौन-कौन से जीआई टैग मिले हैं, तो उसके लिए आप सुबह की क्लास को देखिएगा, डीएनए क्लास की आज की तारीख वाली को, उसमें आपको इसमें आंसर मिल जाएँगे, ठीक है? देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये है कि कोरेवैक्स या कोवोवैक्स क्या है? तो आपको बता दें, जो कोर्बोवैक्स या कोवोवैक्स की जो बात की जा रही है, यहाँ पे वी लगाइए।
कोर्बेवैक्स या कोवोवैक्स क्या है? तो आपको बता दें अभी हाल ही में क्या किया है देश की सरकार द्वारा 2 नए टीकों को मंजूरी दी गई है और ये टीके किसके अगेंस्ट काम करेंगे? ये कोविड-19 जो कोरोना आ गया है, उसके अगेंस्ट ये काम करेंगे, उसके वैक्सीन के रूप में यूज़ किया जाएगा, ध्यान रखना। कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स क्या है? कोविड-19 पे जो उसको उपचार के लिए या उसको रोकथाम करने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई हैं, 2 नए टीके हैं, आपको बता दें। इन 2 नए टी कोरोवैक्स कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स के अलावा एक नई दवा को भी इसमें मंजूरी दी गई है, जिस अगर दवा की बात की जाए, तो दवा का नाम है मोल्नुपिराविर, ठीक है? मोल्नुपिराविर, ठीक है? ये एक दवा है, जो क्या एंटीवायरल दवा है, जिससे क्या है यहाँ पर आपको वायरल के लिए ना एंटी वायरल मेडिसिन है कौन-सी? मोल्नुपिराविर, MOLNUPIRAVIR, तो मोल्नुपिराविर एक दवा के साथ-साथ कोर्बेवैक्स और कोवैक्स टीकों को मंजूरी दी गई है। इस तरीके से देखा जाए, अब देश के अंदर कुल कितने टीके हो गए हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है, वो 8 टीके हो चुके हैं, जिनको मंजूरी दे दी गई है। तो अगर 8 टीकों की बात की जाए, तो उसके पहले आपको 2 तो नाम पता ही होंगे, कोविशील्ड, कोवैक्सीन का खूब चर्चा चली। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इसके अलावा जो और टीके हैं वो हैं ज़ाइकोव डी, तीसरा टीका ये हो गया। फिर रसिया द्वारा बनाया गया है स्पुतनिक, इसके अलावा यूएस का हम एक टीका यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है? तो 6 टीके पहले से कार्य कर रहे थे, 2 और हो गए तो 8 हो जाएँगे। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जैकोव डी, स्पुतनिक, मो जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्न जॉनसन एंड जॉनसन। तो आप उसके बारे में बात करें, जो कोर्बेवैक्स और जो कोवैक्स हैं, पूरे तरीके से क्या हैं, ये स्वदेशी निर्मित टीके हैं, पूर्ण रूप से भारत में बनाए गए हैं। और हम बात करें कोर्बेवैक्स की, तो कोर्बेवैक्स जो टीका है, इसको अगर जो बनाया गया है, इसको बनाया गया है फोर बायोलॉजिकल ई हैदराबाद के द्वारा। इस फर्म का नाम क्या है? फोर बायोलॉजिकल ई, ये कहाँ की है? हैदराबाद की है। और अगर कोवोवैक्स की बात की जाए, तो कोवोवैक्स को बनाया गया है, एक क्या है, एक नैनो पार्टिकल वैक्सीन है इसको, नैनो पार्टिकल जो ये वैक्सीन है, अगर इसको देखा जाए, इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के द्वारा। पहले भी ये कोवैक्सीन आ चुकी थी, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर स्थित है? पुणे के अंदर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, उसके द्वारा बनाया गया है तो कोवोवैक्स को, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज जितने करंट अफेयर के संभावित प्रश्न हो सकते थे, वो कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा टियारी के साथ। पढ़ाई को करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।